नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। दोस्तों, आपकी चल रही थी हिंदी पेडागोजी की क्लास। ये सीटेट स्पेशल क्लास चल रही है आपकी, जिसमें पहली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें मैंने आपको भाषा, अधिगम, अर्जन और कुछ विधियां, महत्वपूर्ण विधियां बताई थी। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर जाके देख लेंगे। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ रहे हैं जिनसे जरूर से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। समझ रहे हैं ना दोस्तों? हमें अपनी आंखें भी खोलनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है सूरज निकल गया तभी अंधेरा मिट जाए। आपको अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए, इसी हौसले के साथ शुरू करते हैं आज की हम अपनी दूसरी क्लास। तो आज हम लोग सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने मनोवैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या क्या भाषा के बारे में अपने विचार दिए हैं, भाषा को किससे किससे संबंधित किया है, आज हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग पढ़ेंगे जिन प्याजे को। हम लोग किसको पढ़ेंगे? जिन प्याजे को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जिन प्याजे के बारे में। जिन प्याजे, देखिए इन्होंने कहा क्या है। जिन प्याजे ने क्या कहा है? अहम केंद्रित वाक, अहम केंद्रित वाक की बात करी है, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। इन्होंने किसकी बात की है? ईगोसेंट्रिक स्पीच। इस चीज को जरूर याद कीजिएगा। डायरेक्ट पूछ लेता है जिन प्याजे किस चीज की बात करते हैं, या फिर वो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि एक लड़की है जो अपने से बात कर रही है, खुद काम कर रही है, तो जिन प्याजे के कौन सी वाक के अंदर आएगा। तो हो सकता है अभी वाइगोस्की के वाक पढ़ेंगे आप, उसमें उनका सोशल स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच आ जाएगा, और उसमें जिन प्याजे का आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहम केंद्रित वाक दिया रहेगा। तो आपको टिक कौन सा करना होगा? अहम केंद्रित वाक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब ये बात क्या कहते हैं अहम केंद्रित वाक के बारे में? ये कहते हैं अहम केंद्रित वाक जिन प्याजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। यानी जिन प्याजे ने भाषा को क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। जिन प्याजे ने भाषा को संज्ञानात्मक, एक बच्चे का जो विकास होता है बुद्धि वाला, उसके लिए क्या जिन प्याजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। दूसरा क्या? अब देखिए वही है अहम केंद्रित वाक क्या होता है। ये होता क्या है? अहम केंद्रित वाक का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही बोलकर बात करता है। यानी जब बच्चा छोटा रहता है 2-3 साल तक का, तब वो कोई कुछ भी रहता है अपने से बात करता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर लूंगा। अपने से जब वो बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित वाक कहते हैं। और ये होता कितने से कितने साल की उम्र में है? 2 से 6 वर्ष की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 2 से 6 वर्ष की उम्र में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कितने साल में? 2 से 6। ये हमेशा याद रखिएगा, 2 से 6। अब जो दूसरी है, जो अगली मेन इंपॉर्टेंट आपकी चीज है, वो क्या है? भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार के बारे में जिन प्याजे का क्या मत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? पियाजे जो है, जिन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आया है फिर भाषा आई है। इनका कहने का मतलब है कि बच्चा जो है विचार के साथ पहले जन्म लेता है। मतलब पहले बच्चे के दिमाग में कोई विचार आता है, फिर उसके बाद भाषा आती है। यानी जब हमारे मन में कोई विचार आएगा तभी हम भाषा को व्यक्त कर पाएंगे। ये किसका मत है? जिन प्याजे का मत है। ये आप जरूर याद करिएगा। जिन प्याजे क्या कहते हैं? पहले पहले क्या आया? विचार आई, फिर क्या आया? भाषा आई। यानी पहले विचार फिर भाषा। जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक भाषा नहीं आ सकती। ये किसका मत है? ये आपके जिन प्याजे का मत है। फिर क्या क्या है जिन प्याजे ने? जिन प्याजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है। वही बात है, विचार से भाषा आती है, और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। यानी हमारे मन में जैसा विचार आएगा उसी तरह की भाषा हमारे अंदर से निकलेगी, वही भाषा हम बोलेंगे। तो ये था जिन प्याजे का मत। इतना जरूरी, जो सबसे जरूरी चीज है उसको फिर से रिकॉल कर लीजिए दोस्तों। क्या चीज है? एक तो ये अहम केंद्रित वाक की बात करते हैं, यानी बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में खुद से बातें करता है, और उसे कौन से वाक का नाम दिया? अहम केंद्रित वाक, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी ये किसकी बात करते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं।
और फिर क्या, ये कितने साल की उम्र में होता है? 2 से 6 साल, मैंने आपको बताया 2 से 6 साल के में, और बच्चा इसमें खुद से बात करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, ये संज्ञानात्मक, भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। और तीसरी जो सबसे मुख्य बात है इनकी, वो है कि ये कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, पहले विचार फिर भाषा आई। ये 3 बातें जरूर याद करिएगा जिनपे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लेव वाइगोस्की को। किसको देखेंगे? लेव वाइगोस्की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आप जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, वाइगोस्की, जीन पियाजे, चोम्स्की, ये 3 वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिनके भाषा से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, फिर चाहे वो सीडीबी में पूछ ले आपके, या फिर हिंदी में आपका पेडागोजी क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में, सीडीपी में, आपको इंग्लिश में, हर चीज में ये इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। भाषा से संबंधित जितने क्वेश्चन इनके बनते रहते हैं हमेशा। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? लेव वाइगोस्की को। लेव वाइगोस्की, अब देखिए लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करके सीखता है, इंटरेक्ट करते हुए सीखता है, यानी भाषा अपने परिवेश यानी वातावरण से ही सीखता है। बच्चा जो रहता है भाषा कहाँ से सीखता है? अपने वातावरण से सीखता है, उससे अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी एक दूसरे से बोलकर बातचीत करके भाषा सीखता है। इनके अनुसार निज भाषा, मैंने आपको बताया ना, निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच, याद रखिएगा, प्राइवेट स्पीच, निज भाषा। जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रिक वाक, और इनका निज वाक रहते हैं यानी निज भाषा, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, निज वाक जो होती है बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बालक का जो बौद्धिक विकास होता है उसमें निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच सहायक होती है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि नहीं, भाषा को एक संसाधन मानते, एक टूल मानते, एक औजार मानते हैं, एक यंत्र मानते हैं। तो क्या है, वाइगोस्की कहते हैं भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। ये बात दोस्तों याद रखिएगा। फिर उसके बाद, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी भाषा के द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, यानी खुद भी समझ सकते हैं। भाषा जब हमारे कोई भी हमसे किसी भाषा में बात करता है, अगर वो हमें पता रहती है तो हम उसकी बात को समझ सकते हैं, या फिर अगर हमें उसकी भाषा आती है तो हम उसकी भाषा में उसको समझा सकते हैं। फिर क्या है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण औजार है। लैंग्वेज इज अ टूल, ये जरूर याद रखिएगा कि किसने कहा है, लैंग्वेज इज अ टूल, लैंग्वेज इज अ टूल। औजार किस, भाषा को एक औजार का रूप किसने माना है? तो लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने भाषा को एक औजार माना है। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि किसने भाषा को औजार का रूप माना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो लेव वाइगोस्की ने भाषा को एक औजार माना है, यानी टूल माना है। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला क्या पॉइंट है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम। अब इनके सिद्धांत का नाम बहुत ही फेमस है, क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, हमेशा सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं। जितने भी सामाजिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कौन होगा? लेव वाइगोस्की होंगे। फिर क्या है, अंतरीकरण यानी इंटरनलाइजेशन। क्या होता है अंतरीकरण? क्या होता है, बालक बाहरी वातावरण का अवलोकन करके अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यानी बालक क्या रहता है, जब बच्चा छोटा रहता है, अपने आसपास को लोगों को देखता है कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वही चीज देखकर बालक क्या करता है, खुद भी वैसा ही सीखता है। वो अपने घर में जैसे उसके मम्मी पापा बोलते हैं ना, वैसे ही वो भी बोलना सीख जाता है। वो अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है, भाषा को ग्रहण करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों के विकास में सहायक है। यानी क्या, ये संज्ञानात्मक विकास और भाषा अंतरीकरण, यानी जब हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे, अंतरीकरण करेंगे, तो हमारे संज्ञानात्मक विकास और भाषा के विकास में भी सहायक होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, वो देखिएगा
लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा में के 3 महत्वपूर्ण पक्ष माने गए हैं। मतलब इनके सबसे ज्यादा 3 महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच, 2 वर्ष की उम्र में सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक होता है। फिर दूसरा होता है निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच, ये कब से कब होता है 3 से 6 वर्ष की उम्र में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में। यानी जहां लेव वाइगोस्की निज वाक की बात करते हैं 3 से 6 साल की उम्र में, वहीं आपके जिन प्याजे 2 से 6 साल की उम्र में किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, अहम केंद्रित वाक यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच की। ये 2 बातें हमेशा याद के कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन प्याजे का आप लोग लगाते थे प्राइवेट स्पीच और लगाते हैं लेव वाइगोस्की का क्या कर देते हैं ईगोसेंट्रिक, लेकिन ये उल्टा, आप ऐसे मत करिएगा, उल्टा मत करिएगा, हमेशा याद रखिएगा लेव वाइगोस्की का क्या होता है प्राइवेट स्पीच और जिन प्याजे का क्या होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच, और उम्र भी वही होती है, उनकी 2 से 6, इनकी 3 से 6। अब तीसरा जो है आंतरिक मौन वाक, आंतरिक मौन वाक यानी साइलेंट इनर स्पीच, ये 6 साल की उम्र में होता है। 6 साल की उम्र के बाद जब बच्चा शांत होकर कुछ बोलता नहीं है, उसके अंदर मतलब शांति से अपने आप को निर्देशन देता है जो दूसरे को सुनाई नहीं देता है, वो खुद से जब बात करता है उसको क्या बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, याद रखिएगा। लेव वाइगोस्की 3 स्पीच की बात करते हैं, 3 वाक की बात करते हैं, कौन कौन से, सामाजिक वाक, निज वाक और आंतरिक मौन वाक, जिसे सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। ये चीज जरूर याद करिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला भाषा और विचार। अब हम लोग देखेंगे लेव वाइगोस्की का भाषा और विचार के बारे में क्या मत है, इन्होंने क्या कहा है कि भाषा और विचार क्या हो। जैसे कि आपके जिन प्याजे ने क्या कहा था विचार पहले आता है और भाषा बाद में। देखते हैं लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है। लेव वाइगोस्की कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। यानी जब बच्चा छोटा रहता है उसके भाषा और विचार क्या रहते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो कुछ भी मतलब बिना सोचे भी कुछ बोल सकता है, ऐसा होता है, तो स्वतंत्र होते हैं। और बाद में लेकिन उसके भाषा और विचार धीरे धीरे क्या एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। तो इनका याद रखिएगा कि शुरुआती के दौर में, शुरुआती साल में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। अब आगे है नोम चॉम्स्की, बहुत इंपॉर्टेंट। नोम चॉम्स्की ये भाषा से बहुत ज्यादा संबंधित है, इनका एलएडी लैड सुने होंगे, ये बहुत पूछता है। तो चलिए हम लोग नोम चॉम्स्की को पढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की के बारे में क्या कहा गया हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। ये आपको भाषा अर्जन में भी बताया गया था ना दोस्तों कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। देखिए ये क्या कहते हैं चॉम्स्की का इसीलिए एक भाषा अर्जन यंत्र है, इनकी एक भाषा अर्जन यंत्र, वो जिसे क्या कहते हैं एलएडी, क्या बोलते हैं एलएडी। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, याद रखिएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी लैड किसने दिया तो नोम चॉम्स्की ने दिया। अब क्या लिखा है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी एक ही यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। यानी जो सभी भाषाएं होती है वो एक ही तरह के व्याकरण से संबंधित होती हैं, जिसे समझने में एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी सहायता करता है। ये याद रखिएगा। ये कौन कहते हैं यूनिवर्सल, ऐसे पूछता है यूनिवर्सल ग्रामर की सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है तो नोम चॉम्स्की आपकी यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। अच्छा फिर क्या दिया है भाषा अर्जन यंत्र एलएडी, ये देखिए क्या दिया है 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यानी शुरुआती में जब बच्चा 5 साल तक रहता है ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने का, क्योंकि 5 साल तक ही जो बच्चों का काल कैसा होता है संवेदनशील। 5 साल की उम्र तक बच्चा घर में रहता है और वो सबसे ज्यादा क्या अपनी मातृभाषा मतलब आसपास के उसके जो सगे संबंधी, उसकी मम्मी पापा पड़ोसी उसके जो रहते हैं जो जैसे बोलता है वो वैसे ही भाषा अर्जित कर लेता है। आप देखेंगे आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह के भाषा का कई कई लैंग्वेज क्षेत्रीय पे भी चेंज होती है। क्षेत्रीय बोलियां होती है ना, जैसे क्षेत्र पे भी जाने पे सबकी भाषाएं तो नहीं लेकिन बोलियां भी चेंज होती हैं। तो ये क्या होता है भाषा सीखने का संवेदनशील काल होता है 5 साल तक, ये याद रखिएगा। 5 साल तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है।
अच्छा, ज्यादा कहा जाता है लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन, जो लैड होता है वो लेफ्ट ब्रेन में रहता है, उसके लेफ्ट ब्रेन में कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। सीधे सीधे पूछ लेता है, इसमें क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही मनोवैज्ञानिक क्रम है। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपल्ली। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? सुबोपल्ली से। आप इसको सुबोपल्ली से याद कर सकते हैं। सुबोपल्ली से कैसे? सु से हो जाएगा सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, प से हो जाएगा पढ़ना और ली से हो जाएगा लिखना। सुबोपल्ली से आप याद कर लीजिएगा, क्या क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखिएगा। यही मनोवैज्ञानिक क्रम है। आप ऐसे उल्टा सीधा नहीं कर सकते, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। आप इसको हमेशा मनोवैज्ञानिक क्रम से और कैसे सुबोपल्ली से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, एकीकृत व अंतः संबंधित है। ये मतलब एक दूसरे से संबंधित है, ये ऐसे ऐसे संबंधित है, याद रखिएगा, ये एकीकृत है। ये चारों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। सुनना और पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना जो होते हैं ये आपके ग्रहयात्मक कौशल होते हैं। ग्रहयात्मक यानी रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं इसको, रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है। और जो आपके बोलना और लिखना वो अभिव्यक्तात्मक होते हैं। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक यानी प्रेजेंटेटिव स्किल होते हैं, याद रखिएगा। ये आपके ग्रहयात्मक और बोलना और पढ़ना आपके क्या से होते हैं? ये आपके होते हैं अभिव्यक्तात्मक, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुबोपल्ली से हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। सुबोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें सुनना और पढ़ना आपका ग्रहयात्मक और बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक स्किल मतलब अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यही है, देखिए भाषा कौशल। भाषा कौशल ये देखिए लिखा है सुबोपल्ली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाए, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वो यही होता है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अब हमारा है भाषाई विकार। क्या क्या भाषाई, वैसे विकार बहुत होते हैं लेकिन यहाँ मैंने भाषाई विकार लिया है कि भाषा से संबंधित विकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला सबसे क्या है? अफेशिया। क्या है? अफेशिया। क्या है? अफेशिया है। अफेशिया में क्या होता है? या इसे बोलते हैं अफेजिया, अफेशिया इसे बोलते हैं। अफेशिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। ये अधिकतर कई बार होता है कि चोट लगने से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा इसमें क्या होता है कि बच्चा जब बोलता है उसके सुनने, समझने और बात करने में कुछ न कुछ कठिनाई आती है। वो पूरे पूरे शब्द नहीं बोल पाता, पूरे वाक्य नहीं बोल पाता, अर्थ नहीं समझ पाता, ऐसी समस्या उसमें आती है। और डिसलेक्सिया यानी पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है, यानी ये सबसे ज्यादा पूछता है डायरेक्ट। डिसलेक्सिया इतना मतलब बटे कई साल से लगातार ये डिसलेक्सिया आपको हर जगह, चाहे इंग्लिश का आप पेडागोजी ले लीजिए, सीडीपी का पेडागोजी, कहीं ना कहीं आपको डिसलेक्सिया जरूर देखने को मिल जाता है। तो डिसलेक्सिया इसी को पठन वैफल्य भी बोलते हैं। आजकल इसका नाम, हिंदी वाले जो दोस्त मेरे पेपर देते हैं उनको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम कहीं कहीं पठन वैफल्य भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है इसमें? पठन अक्षमता, ज्यादातर पढ़ने में इसको दिक्कत होती है। बच्चे जैसे बुक में कोई शब्द दिया रहता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में जैसे ये रहता है ना, इनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, जो लिखा रहता है वो उनको समझ में नहीं आता और यहाँ कुछ और चलने लगता है और वो उसको पढ़ नहीं पाते। अब देखते हैं क्या है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, डिसलेक्सिया। अब है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया भी एक होता है, ये भी भाषा से संबंधित होता है। देखिए क्या है, इस समस्या की विशेषता है कि त्वरित पढ़ने के लिए एक महान क्षमता है, मतलब बच्चा बहुत जल्दी ही पढ़ने लगता है। देखिए क्या है, लेकिन आमतौर पर खराब समझ के साथ और पठन सामग्री की प्रतिधारणा, मतलब बच्चा पढ़ता तो बहुत जल्दी है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है, बस खाली द्रुत गति से पढ़ते जाता है। तो ये थे, ये तीनों याद रखिएगा, अपेशिया और डिसलेक्सिया। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, इन दोनों से, अफेजिया और डिसलेक्सिया से अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। और सबसे जरूरी क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया, जिसे पठन वैफल्य भी कहते हैं, तो याद रखिएगा।
अब क्या है, शिक्षण त्रिआयामी, यानी जॉन डीवी ने क्या कहा है, शिक्षण क्या है, त्रिआयामी है। अब उसमें त्रिआयामी क्या है आपका, देखिए ये है ना त्रिआयामी, जिसमें आपका पहला कौन है, अध्यापक है, अध्यापक आपका पहला हो जाएगा, फिर दूसरा होगा छात्र और तीसरा विषय वस्तु। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण त्रिआयामी की संकल्पना की बात कौन करता है, जॉन डीवी करते हैं आपके, जॉन डीवी। और कौन कौन है इसमें सम्मिलित, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, शिक्षक को क्या क्या यूज करना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें क्या क्या होता है, दृश्य सामग्री यानी आपके चार्ट होते हैं, श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो वगैरह हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री इसमें टीवी का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया सहायक सामग्री यानी फील्ड ट्रिप। अच्छा, ये किया किस लिए जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जो दोस्त बीएड बीटीसी करते हैं उन लोग देते होंगे, जब वो उनकी ट्रेनिंग लगती है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बनाते ही रहते, देखिए ना, जैसे ऐसे कुछ अबेकस बना लिया, या बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी मैथ के शेप बना लिए, यानी ऐसा चीज जिसको बच्चे के देख के रोचक लगे, बच्चे उसे सीखना चाहे, और लेकिन वो सहायक किसकी करें, टीचर्स की, इसीलिए क्या कहा गया है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षकों की सहायता के लिए, किसको पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को आकर्षक ढंग से समझाने के लिए टीचर्स कई तरह की मतलब मटेरियल बनाते हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वही क्या होता है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या आपके दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और श्रव्य सामग्री, ये सब चीजें आपकी आती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें दो पक्ष शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा दो पक्ष कौन कौन से, एक तो होता है आपका आकलन, दूसरा होता है मापन। ध्यान रखिएगा मूल्यांकन में दो पक्ष शामिल होते हैं, एक आपका आकलन, दूसरा मापन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन और आकलन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, यानी ये किया जाता, मूल्यांकन किया क्यों जाता है, छात्र ने बच्चों को जितना सिखाया है वो बच्चों ने कितना अभी तक सीखा, यही जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए जैसे जब शिक्षक पढ़ा खत्म कर लेता है तो छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए वो मूल्यांकन करता है, और छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करता है। फिर अगर जो वो पता कर लेता है उनकी कमियां क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या उसके अनुसार अपने अंदर कुछ सुधार करता है, अपनी जो शिक्षण सूत्र है उनको चेंज करता है, अपनी विधि को चेंज करता है, कुशलताओं और अपनी कुशलताओं को पहचान कर अच्छी अच्छी विधियों का प्रयोग करता है। देखिए दोस्तों आकलन, असेसमेंट, ये क्या होता है, असेसमेंट में क्या देता है, देखते हैं असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, यानी इसमें हम लोग बीच बीच में आकलन करते रहते हैं, ये पढ़ाई के दौरान चलता रहता है, मतलब बीच बीच में देखेंगे बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीखा है। और मापन में क्या करते हैं, मेजरमेंट में यह देखते हैं बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा, यानी उसको देखेंगे अभी तक वो कितना सीख चुका है। देखिए आकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब क्या है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, याद रखिएगा निदानात्मक परीक्षण बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। यानी जब शिक्षक पढ़ाता रहता है बच्चों को, उसमें जो कठिनाई होती है शिक्षक क्या करता है, उसकी कठिनाई का पता लगाता है, यानी कठिनाई का पता लगाना ही क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण। अच्छा दोस्तों आप लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं देखे होंगे, वहां रहता है निदान केंद्र, वहां पे उपचार केंद्र नहीं, पहले निदान केंद्र में आपको भेजा जाता है, ताकि अगर आपको जो बीमारी हो उसका पहले कारण का पता लगाया जाता है। यानी बच्चों की असफलता, उनकी कठिनाई का कारण का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, यानी निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। फिर अब क्या है,
उपचारात्मक परीक्षण, सीधी सी बात है, जब आपको कारण का पता चल जाएगा कि किस कारण से बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। डॉक्टर क्या करता है, फिर उसका उपचार करता है ना, उसके अनुसार दवाई देता है। ठीक उसी तरह शिक्षक क्या करेगा, बच्चों का उपचार करेगा, तो वो किस क्या कहलाएगा, उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या परीक्षण, रेमेडियल टीचिंग, इसी को क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग। आजकल आप लोग देखे होंगे स्कूलों में चलती रेमेडियल क्लासेस चलती है। इसमें क्या करते हैं, डाउट सेशन रखे जाते हैं बच्चों को, अगर जैसे किसी भी चीज में, मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, किसी भी चीज में अगर डाउट होती है तो उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसका रेमेडियल टीचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। तो इसी से आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, वही मैंने आपको बताया, जब उसकी कमी दूर कर लेगा, दोबारा से शिक्षण कराएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। देखिए नोट में क्या लिखा है, निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी निदान के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब क्या है, उपलब्धि परीक्षण, क्या है, उपलब्धि परीक्षण। इसमें क्या है देखेंगे, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है, अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, यानी जो भी शिक्षण अब तक जितना पढ़ाया जा रहा है उससे शिक्षार्थी ने क्या सीखा, कितना उपलब्ध किया है, यही कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया, यानी अभी तक वो किस तरह भाषा कौशल, जो उनको भाषा की शिक्षा दी जा रही है, जो टारगेट लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, उसको उसने अभी तक कितना सीखा है, कहाँ तक सीख पाया, यही किसमें जांच किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण में। और दक्षता क्या होता है, दक्षता आधारित शिक्षण, यानी दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण को विषय के कहाँ तक समझ पाया, यानी जो विषय जो पढ़ाया जा रहा है उसको कहाँ तक वो समझ पाया, कहाँ तक ले जा पाया है, और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, यानी जितनी वो भाषा कौशल सीखा उसमें उसकी दक्षता यानी स्तर उसका कितना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, बहुभाषिकता, यानी मल्टी लैंग्वेज। देखेंगे बहुभाषिकता, इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि इस पे कौन जोर देता है, एनसीएफ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका है, ये बहुत जोर देता है किस पे, बहुभाषिकता पे। बहुभाषिकता क्या होता है, एक संसाधन माना जाता है, क्या माना जाता है, एक संसाधन, एक रिसोर्स माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, एक रिसोर्स माना जाता है। ये जो था बहुभाषिता यानी बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे का होना, यानी जब एक क्लास एक कक्षा चलती है उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे, कई तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय बोली बोलने वाले बच्चे आते हैं, यानी एक ही कक्षा में कई तरह के बच्चों का होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो बच्चे आते हैं पहले उनकी मातृभाषा में ही उनको बोलने दिया जाता है, उसी का प्रयोग करके उनको दूसरी भाषा सिखाई जाती है, यानी मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये किसमें किया जाता है, बहुभाषिकता में भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं ना, बच्चे अलग अलग तरीके से आते हैं, बोलते हैं अपने से, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या होता है उनमें बहुभाषिकता होती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे को समझते समझते फिर वो भाषा सीख जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक में क्या है, कई संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी कई संसाधन होते हैं जिसमें से एक संसाधन, एक रिसोर्स क्या है आपका पाठ्य पुस्तक, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। अब सिर्फ आप ये कह दीजिए कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, ध्यान रखिएगा एकमात्र संसाधन नहीं है। ऐसे आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए एकमात्र संसाधन तो उसको तुरंत कट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है। ये सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें पूछ सकता है पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, क्या है एकमात्र संसाधन है, तब उसमें आपको एकमात्र जहां भी ऐसे वर्ड दिख जाए, अभी आपको आगे कुछ टैग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड कराएंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे वर्ड को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, मेथड कैसे, मतलब कौन से क्वेश्चन रहेंगे जो सीधे सीधे साफ साफ पता चल जाते हैं कि ये तो एकदम नहीं होगा। देखिए इसमें रंग बिरंगी होनी चाहिए, पुस्तक कैसी होनी चाहिए,
रंग बिरंगी कलरफुल होनी चाहिए ना, ताकि बच्चों को आकर्षित करे। आप एनसीईआरटी वगैरह की बुक देखेंगे तो कैसी वो कलरफुल, खूब चित्रात्मक होती, खूब उसमें से इतना अच्छा लगता है कि बच्चे उसको पढ़ने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आसान भाषा में होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, बहुत ही आसान होनी चाहिए। बोलचाल की भाषा, यानी जो बच्चों की आम जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें होनी चाहिए। आप देखेंगे, बुक खोल के देखेंगे, आजकल की बुक ऐसे ही बनाई जाती है। व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, यानी रट्टू तोता बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। वो बच्चों को ऐसा ना हो कि सिर्फ रटने वाला, रटंत विद्या पे बल ना दे, वो बच्चों को क्या व्यवहारिक ज्ञान दे, ताकि वो अपने आसपास का जो माहौल होता है उससे जुड़ सके। बच्चे के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। अब आप कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 10 के बच्चे की बुक तो नहीं पकड़ाएंगे ना, इसलिए उनके स्तर की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, उनके लेवल की होनी चाहिए बुक। तो ये पाठ्य पुस्तक की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमेशा जैसे इनसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनते रहते हैं। अभी ये सब जितने टॉपिक पढ़ा रही हूँ दोस्तों, आगे चल के इनका प्रैक्टिस सेट कराऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस दृष्टिकोण से। अगर आप इसको अच्छे से समझे रहेंगे तब आगे की जो क्लासेस होंगी उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अब त्रिभाषा सूत्र देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र दिया किसने था, कोठारी का नाम ने आप लोग ने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये आया कब था, 1964 से लेकर 1966, 1964 से 66 के बीच में आई थी। और दिया किसने था, कोठारी आयोग ने। किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। त्रिभाषा सूत्र की सीधे पूछ सकते हैं, त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किसने दी थी, कोठारी आयोग ने दी थी। अब देखते हैं त्रिभाषा में इन्होंने तीनों भाषा रखी कौन सी है। त्रि यानी तीन, तो ऑब्वियस सी बात है तीन भाषा होगी। पहला क्या होगा, पहली भाषा के रूप में मातृभाषा, यानी पहली लैंग्वेज, पहली भाषा कौन सी होगी, मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी बच्चा जब आएगा उसको पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में, यानी हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी कौन सी होगी, क्या लिखे हैं, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को या गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। यानी बेसिकली इतना समझिए, द्वितीय भाषा आपकी हिंदी होगी, ठीक है, जो राज्य में भाषा चलेगी हिंदी वही होगी। और तृतीय भाषा के रूप में आपकी कोई विदेशी भाषा हो सकती है या गैर हिंदी भाषा हो सकती है, ठीक है। दोनों राज्यों में से कोई आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, यानी हिंदी भाषा भी हो सकती है या गैर भाषा भी कोई जैसे विदेशी भाषा हो सकती है। तो ये त्रिभाषा सूत्र भी याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से संबंधित क्लासेस मिलती रहेंगी। और आपको अगर मेरी आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।